Hello, people. 19 globalization. So, see, guys. Okay, and in this video, we will be completing the two chapters of BST, that is the BST class 12 of chapter 19 globalization. Along with that, we will be completing chapter 20 of e-business. Okay, guys, and in this video, आप लोगों का पूरा coverage होगा of chapter 19 of globalization and chapter 20 of e-business. So, I hope you will be watching the whole video, and let's start without any further delay, guys. Okay, guys, listen. देखो यहाँ पे चैप्टर 19 ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. सिंपल सा मतलब ये बनता है कि ग्लोबलाइजेशन का एक मतलब ये है कि एक इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, मतलब एक जो कंट्री है, सपोज ये इंडिया है. ओके, ये इंडिया का जो इकोनॉमी है विद द इकोनॉमी ऑफ द यूएसए को पूरे होल तरीके से इसको कनेक्ट करना है इन द टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट and in the terms of export and in the terms of finance also, guys. So, okay, तो ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब बनता है कि आप अगर एक कंट्री को अगर दूसरे कंट्री के साथ अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, डेट इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन इन द विच टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. ओके गाइस, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, in terms of what you say, in terms of import and export, in terms of finance, okay, in terms of social relationship among one country to another country. Okay, guys, so that is nothing but globalization. अगर यहाँ पे अगर मान लो suppose this is India, okay, and it is connected with the whole over the world with the different countries, right? Suppose this is USA, okay, then this is China, then this is Europe, okay, and suppose this is UK. So अगर ये सबका सब अगर एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है, इट इज नथिंग बट ग्लोबलाइजेशन. ओके गाइस, सो ध्यान से सुनना पूरे चैप्टर को, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स इन ISC, गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गाइस सी, ओके, सो ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे सिंपल सा एक मतलब ये दिया है कि ग्लोबलाइजेशन सिंपली मीन्स, ओके, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर आप ग्लोबलाइजेशन अगर करते हो. सपोज अगर एक कंट्री है जैसे कि इंडिया, वो अभी पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड है, जैसे कि USA पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड है. अगर आप वही ऑन बिहाफ पे देखोगे तो नॉर्थ कोरिया, राइट गाइस. तो नॉर्थ कोरिया इज नॉट ए ग्लोबलाइज्ड कंट्री. नॉर्थ कोरिया जहाँ पे किसका राज है, किंग जोंग, राइट, आई यूज आई एम करेक्ट, राइट, आई. एंड ये देखो यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर हम लोग ग्लोबलाइज्ड है विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग का क्या क्या थ्रेट्स है उसके वजह से. तो पहले हम लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. सो सी, आई हैव गिवन सम पिक्चर्स दैट यू मे अंडरस्टैंड, ओके, यूजिंग दिस, जिससे आप लोग को पूरा मोनोटोनस ना लगे नोट्स. एंड गाइस, अगर ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन जस्ट हैव अ phone call, or you can just text me on my WhatsApp, that is 8210415385. That's my phone number. Yeah, so globalization exposes the firms to international competition as they have to improve the efficiency of operation and reduce the cost and improve the quality. See guys, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन अगर आप करते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप ना एक इंटरनेशनल कंपटीशन, आप सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल में, आपके सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया में सीमित नहीं रह जाते हो. यू विल बी सोशलाइज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एंड इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो इम्प्रूव ही होगा, वो एफिशिएंट बनेगा. और इससे क्या हो पाएगा कि आप ना आपका जो प्रोडक्ट का जो मेकिंग जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड द कस्टमर्स जो रहेंगे ना, वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ आपके सीमित नहीं रह जाएंगे विद इन अ पार्ट ऑफ अ कंट्री और विद इन अ कंट्री. इट विल बी ग्लोबलाइज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, गाइस. ओके, आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ. एंड देखो, सिंपल सा मतलब ये बनता है ग्लोबलाइजेशन का कि एक जो फर्म है, सपोज एक छोटा सा फर्म है, वो इंटरनेशनल तरीके से वो कम्पीट कर पाता है, उससे वो अपना इम्प्रूव कर पाता है, क्या अपना एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाता है, और अपना जो कॉस्ट है उसको कम से कम खर्चों में वो अपना प्रोडक्ट्स को दे पाता है, एंड अ बेटर
क्वालिटी, क्योंकि अगर आप ग्लोबलाइजेशन करोगे तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अगर प्रोडक्ट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उससे आपका क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा और आपका जो कॉस्ट जो है वो डाउन हो जाएगा, डेट इज गिर जाएगा, राइट। ओके, नंबर बी, इट विल हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू इम्प्रूव द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करेगा, डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसको एफिशिएंट तरीके से उसको रिसोर्सेस मिल पाएगा और रिड्यूस कर पाएगा क्या, कैपिटल आउटपुट को, जिससे क्या होगा, उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो और भी क्या हो जाएगा, हायर रेट पे होगा, राइट गाइस। एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो आपका इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है, जो लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर बी जो ये जो पॉइंट है, ये बात ये बोलता है कि अगर एक डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर वो चाहे तो वो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से वो क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है अपना रिसोर्सेज को और रिड्यूस कर सकता है किसको, कैपिटल आउटपुट को। इससे क्या होगा कि जो उसका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड अगर प्रोडक्टिविटी अगर बैठता है, अगर देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर प्रोडक्टिविटी अगर कोई भी अगर कंट्री का अगर बढ़ता है, देयरफॉर कैपिटल में भी इसका इन्फ्लेशन होगा और फाइनेंशियल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे भी वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा कंट्री। फॉर एग्जांपल अभी के डेट पे कौन सा कंट्री है, यूएसए। ओके गाइस, एंड हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है ग्लोबलाइजेशन होना। नंबर सी, ओके, ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प टू रीस्ट्रक्चर द प्रोडक्शन एंड ट्रेड पैटर्न। तो जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इसके वजह से क्या होता है ना कि रीस्ट्रक्चर, याद रखना, ध्यान से सुनना कि जो ट्रेड पैटर्न है ना, ट्रेड पैटर्न को आप रीस्ट्रक्चर कर पाते हो। अगर सपोज अगर आपका ट्रेड पैटर्न का डाउनफॉल कर रहा था तो आप उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर पाओगे और जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा आप इसको इंक्रीज कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अब पहले आप क्या करते थे, अगर आप ग्लोबलाइज थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री में थे, राइट। ओके, और यहाँ पे बोलता है ट्रेड पैटर्न इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये जो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स है ना, जो भी लेबर जो लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लेस कंपनी हो गया, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HUL, ये सब कौन सा टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं गाइस। ओके, गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज ये भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। नंबर फोर्थ वन, दिस विल लेड टू इन द इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से सुनना कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर ग्लोबलाइजेशन अगर होता है ना गाइस, तो FDI का होता है। व्हाट इज FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई अगर कंट्री अगर हमारे कंट्री में कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर अपने कंट्री में अगर हो रहा है गाइस, इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन पर दिन डाउन हो जाएगा और लोगों को सबको रोजगार मिलेगा और लोग काम कर पाएंगे एंड दे विल बी अर्निंग द वेजेस। जस्ट अ सेकेंड। या सो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना। अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सुनना। पहला हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई अगर कंट्री अगर ग्लोबलाइजेशन पे अगर करता है, अगर कोई भी कंट्री अगर ग्लोबलाइज करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ता है, इसके वजह से उसका जो एफिशिएंसी वो भी इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है कि उसका जो है कॉस्ट है, कोई भी कंपनी का जो इतना भी कॉस्ट है वो क्या होता है, गिर जाता है ग्लोबलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्शन वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इम्प्रूव क्या होता है, जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी, राइट, क्वालिटी किसके लिए, क्वालिटी होता है कस्टमर्स के लिए। ओके, तो क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा एट लो कॉस्ट। ओके गाइस, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो भी अपना एफिशिएंटली तरीके से वो इंक्रीज कर पाएगा अपने फाइनेंस को। ओके, अपना जो रिसोर्सेज है उसको भी और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएगा और रिड्यूस करेगा क्या, कैपिटल आउटपुट जो है, कैपिटल जितना भी फाइनेंशियल लेवल पे जो भी खर्चा है वो भी दिन पर दिन रिड्यूस हो जाएगा, जिससे वो अदर सेक्टर्स में पैसा लगा पाएगा। देन वहाँ पे क्या बोला इसने कि इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो भी जितने भी लेबर है उस कंट्री में वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो भी नए नए जो कंपनीज वहाँ पे अप्रोच करते हैं एंड देयरफॉर दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। द थर्ड वन इज द ग्लोबलाइजेशन, जो हम लोग ने ये बात पढ़ा यहाँ पे कि वो रीस्ट्रक्चर करता है किसको, प्रोडक्शन को और ट्रेड पैटर्न को। ट्रेड पैटर्न मतलब देखो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड पैटर्न इज ए काइंड ऑफ ट्रेड पैटर्न। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। सो इन फेवर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो टेक्नोलॉजीज भी डे बाय डे डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो इंडिया है इसका जो टेक्नोलॉजीज है एट अ ह्यूज लेवल, देखो ना यहाँ पे एप्पल जो कंपनी है, राइट,
हम लोग जो आईफोन ये सब जो चलाते हैं, राइट, ये सब जो गुड्स है वो भी यहाँ पे बनने लगा है. सो दिस विल लेड टू द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. देखो पहले हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा डाउन था. इवन इन 2020 इट वॉज 90% एंड फॉलोड बाई हरियाणा विच वॉज हैविंग अ 75% अनएम्प्लॉयमेंट रेट. 75%. अभी देखो वहाँ पे हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो और भी डे बाय डे वो गिर गया. एंड वी आर हैविंग अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ गाइस. ओके, बिकॉज क्योंकि जो फॉरेन का जो कंट्रीज है वो क्या कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे देखना, फिर आते हैं इस पे थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे. बोलता है क्या यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ ग्रेट प्रेशर. देखो कोई चीज़ का जितना अपॉर्चुनिटीज़ होता है, कोई भी चीज़ का जितना एडवांटेजेस होता है, उतना ही कोई भी चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है आने से. तो क्या क्या डिसएडवांटेज हुआ है ग्लोबलाइजेशन आने से, और हम लोगों को क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का आने से. राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. सुनना यहाँ पे, globalization creates great pressure as it involves a rapid movement of capital, technology and managerial skills. सुनना, अगर एक छोटा सा फर्म है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट हो सकता है, राइट, इम्पैक्ट कर सकता है. बिकॉज उसे किस किस लेवल पे उसको चेंजेस करना पड़ेगा, कैपिटल के लेवल पे, टेक्नोलॉजीज उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और मैनेजेरियल स्किल्स लाना पड़ेगा उसे. अगर वो चाहता है कि अगर सपोज उसका एक छोटा सा कंपनी है, सपोज यहाँ पे XYZ लिमिटेड करके ना कोई यहाँ पे ना कंपनी है, राइट, जो कि सपोज ये डील करता है सोप्स में. ओके, और ये चाहता है ना कि अपना ये जो प्रोडक्ट है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में भेजे. UK, USA, चाइना, नेपाल, अगर इंडिया. ओके, और ये इंडिया से चाहता है कि हर एक जगह पे, सब जगह पे ये भेजे. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने मैनेजमेंट लेवल, दैट इज द मैनेजेरियल लेवल. ओके, इसका जो मैनेजेरियल जो स्किल्स है, मैनेजेरियल जो लेवल्स है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा. प्लस ह्यूज कैपिटल. ओके, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है गाइस. उसके साथ साथ दे आर नीड टू हैव अ गुड लेबर विथ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड. ओके गाइस, दैट एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, राइट. सो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलता है यहाँ पे ये है कि इट में लीड्स टू द ट्रेमेंडस, इट में लीड्स टू, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आता है छोटे छोटे फर्म्स में, क्योंकि इसकी वजह से रैपिड मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी लगता है, टेक्नोलॉजीज भी ज़्यादा लगते हैं और फिर मैनेजरियल स्किल्स का भी जरूरत पड़ता है. और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इंसान को मैनेजमेंट पता हो, राइट. जो कि सोल प्रोपाइटर है, सपोज जो सोल प्रोपाइटर उस इंसान को इतना कुछ से मतलब ही नहीं रहता है. वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि अपना सा छोटा सा दुकान हो, दुकान से वो कमाए और बस वो एक नॉर्मल सा बस वो लेवल पे रहना चाहता है, राइट. देखो यहाँ पे, इट में लीड टू द ट्रेमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर विच में लीड टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट. तो इसके वजह से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, और ये जो होता है ना इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो है, सपोज इंडिया का जो गवर्नमेंट है, ओके, इंडिया का जो गवर्नमेंट है ये भी सोचने लगता है ना कि बताओ कि इसका भी ना एक प्रॉब्लम हो जाता है. ये प्रॉब्लम रहता है कि आप सपोज कि जस्ट अ सेकंड गाइस, या सुनना, यहाँ पे ये होता है क्या है कि अगर ट्रेमेंडस अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर अगर आप करोगे तो हो सके कि आपका जो पॉलिटिकल पावर है वो भी खतरे में आ जाए, वो भी इज इन डेंजर. क्यों ये डेंजर में आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि इससे क्या होता है कि आपका जो लूज कर देते हो आपने गवर्नमेंट, जितना भी पावर आता है ना वो लूज हो जाता है. जैसे कि बताता हूँ मैं, सुनना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है और ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कंट्री से डील कर रहे हैं, राइट. तो ये एक तरीके का थ्रेट भी है. ये क्या, किस तरीके का थ्रेट है, ये इस तरीके का थ्रेट है कि सपोज कल चल करके अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यूएसए पे डिपेंड हो गया, हर एक चीज़ के लिए इंडिया सपोज यूएसए पे डिपेंड हो गया, तो ये पूरी तरीके से एक थ्रेट है इंडिया का इकोनॉमी के लिए. ओके, अगर कल को अगर चल करके अगर यूएसए ने, जैसे कि अभी पाकिस्तान के साथ अभी यूएसए ने किया कि अभी सब कुछ बंद कर दिया, चाइना के साथ, सॉरी, अभी चाइना के साथ अभी किसने किया, ओके, पाकिस्तान ने अभी जो किया कि सब कुछ बंद कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो पावर है, पूरा का पूरा जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, वो किसके पास चला गया, वो पूरा का पूरा पावर गाइस चला गया किसके पास, चाइना के पास. किसका पावर, ओके, पाकिस्तान का, राइट गाइस.
उसी तरीके से श्रीलंका को कुछ दिन पहले जो इकोनॉमी जो था, इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर, इट वाज टोटली एब्रप्टेड, ओके, एंड इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। क्यों? जस्ट बिकॉज कि उन लोग का जो लेंडिंग जो था गाइस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एज कम्पेयर टू दे आर हैविंग देयर सेविंग्स। ओके, सो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखना गाइस, जस्ट सेकेंड एवरीवन। ओके, ओके गाइस लिसन। ओके, नाउ सी द थर्ड वन। बोलता क्या है यहाँ पे, इट में लीड टू द ट्रेमेंडस रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दैट्स वी हैव कंप्लीटेड। Then the third one is the downtrend of the international economy activity causes a greater damage of the globalized economy। अगर कभी भी ना एक याद रखना कि जो डाउन ट्रेड अगर होने लगे ना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सब कुछ चल रहा है तब तो ठीक है। अगर मान लो कि दो कंट्री के बीच में अगर कभी वार हो जाए, राइट, अगर कभी भी दो कंट्री के बीच में कभी भी क्या हो जाए, अगर वार हो जाता है, तो इसके वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसको किसको इम्पैक्ट होगा? सबसे ज़्यादा यहाँ पे गाइस इम्पैक्ट होगा किसको? ओके, यहाँ पे ग्लोबलाइज जो इकोनॉमी है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा गाइस। ओके, देन द फोर्थ वन, ओके, द फोर्थ वन इज राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, या हियर यू गो। ओके, या पता नहीं पेन को क्या हो जा रहा है। लिसन, बोलता है यहाँ पे डाउन ट्रेड ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉजेज अ ग्रेटर डैमेज ऑफ द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो जितने भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, जितने भी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, उसके वजह से पता है इसको क्या होता है? उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखो यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्ट होता है और क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, राइट। तो ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि सपोज एक कंट्री है, सपोज रसिया एंड यूक्रेन का जो वार जो चल रहा था गाइस, उसमें क्या हुआ अभी अगर मान लो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या आपको क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ रसिया को या फिर यूक्रेन को वार में इम्पैक्ट हुआ क्या? नहीं गाइस, ये पूरी टोटली रॉन्ग है। हम लोग का जो जितना भी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। पूरी तरीके से जो मार्केट है वो क्या होता है, डाउन ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इससे सिर्फ और सिर्फ हम पे नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होता है। ओके गाइस, देखो यहाँ पे बोलता है डाउन ट्रेड ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉजेज अ ग्रेटर डैमेज ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। नंबर फोर्थ इज दैट इट चैलेंजेस अ फैमिलियर एजम्पशन। तो ये क्या चैलेंज करता है? फैमिलियर एजम्पशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखना यहाँ पे क्या बोलता है, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी एंड टेक्निकल चेंजेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है और जो टेक्निकल चेंजेस है, ओके, लीड टू मोर जॉब्स एंड हायर वेजेस। देख भाई, अगर जॉब अगर ज़्यादा होगा ना, हाँ, अगर आपको मान लो कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, राइट, तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जरूरत पड़ेगा। प्लस जो भी लेबर्स आएंगे वो भी क्या पढ़े लिखे रहेंगे, तो आपको हायर वेज रेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हायर वेज रेट। ओके गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ये जो फैमिलियर जो एजम्पशन है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगा, ओके, तो टेक्निकल चेंजेस भी होगा और इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी आएगा और फिर नए नए लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, हायर वेज रेट पे आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। जो भी लेबर्स रहेंगे नॉर्मल नहीं रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड वेल बैकग्राउंड के रहेंगे एंड यू नीड टू पे देम अ हायर वेज रेट। ओके, सुन यहाँ पे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, ओके, बाय द ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनना, बोलता है क्या, डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मान लो अगर कोई भी अगर बिजनेस है, अगर वो ग्लोबलाइज होता है तो क्या क्या उसका इम्पैक्ट होगा, क्या क्या उसको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, ये हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोलता है डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स एंड ये याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द ISC इन द प्रीवियस ईयर्स गाइस। ओके, तो इसका चांसेस हाई है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सुनना, यहाँ पे बोलता है क्या, डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल्स। यहाँ पे बोलता है क्या है, जस्ट एक सेकेंड गाइस। Okay, so therefore the transformation of the business by globalization, guys, just a second, wait. Yeah, here you go. So the first one is the dominance of the multinationals. The global corporation occupies a dominant position in the soft drink like Pepsi and Coca-Cola, dominant all over the world. सुनना यहाँ पे ध्यान से, क्या बात बोलता है यहाँ पे, डोमिनेंस
and the transformation of the business by the globalization. It is one of the most important question that has been asked in the ISC guys. So यहाँ पे क्या बोलता है डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल में कि ग्लोबल जो कॉरपोरेशंस है, जितने भी ग्लोबल जो कॉरपोरेशंस है वो ऑक्यूपाई करता है एक डोमिनेंट पोजीशन. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बोला है पेप्सी एंड कोको कोला. सो अगर यहाँ पे अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता राइट, तो इंडिया में भी तो इतने सारे कोक के ब्रांड्स हैं, तो क्या वो फेमस है? नहीं ना. यहाँ पे डार्क जो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो पेप्सी जो है, यहाँ पे जो कोको कोला जो है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रिंक. बट ये आपको पता है क्या, ये इंडिया का ये ड्रिंक ही नहीं है. ओके, द सेकेंड वन इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ध्यान से सुनना, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज वन ऑफ द मेजर चेंजिंग ओके पावर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड. देखना यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जब से ये लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 में गाइस. ओके, 1991 के बाद से देयर वाज दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो उसके बाद से देयर इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मोर एंड मोर कंट्रीज, जितना भी ज़्यादा कंट्रीज है उसने क्या किया, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोल दिया है. अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसी की वजह से ये जो एप्पल जो है राइट, ये जो एप्पल जो है ना, ये जो एप्पल जो है ना, वो क्या कर रहा है यहाँ पे इंडिया में आकर के, वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है. अगर यहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसका क्या कॉस्ट बच रहा है, यहाँ पे उसका जो लेबर है, लेबर क्या आ रहा है एट अ लो कॉस्ट. ओके, और यहाँ से क्या हो रहा है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी ज़्यादा डबल हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से इंडिया में हो रही है. डेट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. पूरा का पूरा जो पैसा है वो यूएसए से कहाँ आता है, इंडिया में आता है राइट, यूके से इंडिया में आता है. और इंडिया में देखना कि अभी जितना भी आईटी हब्स है, आईटी कंपनीज राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना अभी जानते हो क्या आईटी हब्स किसको बोलते हैं हम लोग? बैंगलोर इज वन ऑफ द नंबर 1 आईटी हब इन ऑल ओवर इंडिया राइट गाइस. सो लिबरलाइजेशन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ये हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट, और जिससे बहुत सारा जितने भी कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इंडिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं. डेट इज़ नथिंग बट द डेवलपिंग कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसके वजह से इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, और इन्वेस्टमेंट होने से फाइनेंशियल लेवल पे भी जो इंडिया है अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है राइट. सो नंबर थर्ड वन इज द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन. सुनना, अगर ग्लोबलाइजेशन अगर होता है तो इसके वजह से इंटेंसिफाइड होता है एक कॉम्पिटिशन बिटवीन कंपनीज इन ऑर्डर टू अचीव द कॉम्पिटिशन. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन बिटवीन वन कंपनी टू अनदर कंपनी राइट, सो दैट दे कैन अचीव देयर कॉम्पिटिशन. कंपनीज आर डूइंग द मर्जर्स एंड एक्विजिशन. देखना यहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जितने भी कंपनीज होते हैं, जितने भी स्मॉल कंपनीज होते हैं, तो स्मॉल कंपनीज क्या करते हैं, ओके स्मॉल कंपनी सपोज आपको याद होगा राइट, एक जापान का कंपनी था, उसका नाम क्या था, इट वॉज द नेम ऑफ क्या, हीरो होंडा राइट. तो हीरो प्लस ये जो होंडा था, ये जो बाइक मेकिंग जो ये कंपनी था, ये दोनों का दोनों जो कंपनी, ये दोनों का दोनों क्या, एक तो अपना इंडिया का था और एक का था जापान का, ये दोनों मिलकर के क्या किया, एक कंपनी, देर वाज अ मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन. इसके वजह से क्या हुआ, देर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द इंडियन सिस्टम. इंडिया का जो भी है ना, इंडिया का ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, और इसके जो बाइक्स थे बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि ये लोग क्या किए थे, ये लोग मर्जर किए थे. अगर वो मर्जर नहीं करते तो वो लोग शायद प्रोडक्ट ही लॉन्च ना कर पाते. मर्जर करने से क्या होता है ना गाइस, कि फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, और इसके वजह से क्या होता है कि कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ता ही है. ओके, द फोर्थ वन इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. बोलता है कि यहाँ पे कंपनीज नाउ लुक ऑल ओवर द वर्ल्ड एज देयर मार्केट. पहले क्या होता था कि एक जो लिमिट है, एक इंडिया में बस लोग सीमित रहते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा ग्लोबल मार्केट जो है वो इमर्ज हो चुका है. अगर आप कोई भी कस्टमर है, उसको पता है कि एक्चुअली कहाँ से प्रोडक्ट को परचेस करना है, किस कंट्री में उसको प्रोडक्ट सस्ता मिल जाएगा, विच कंट्री. जस्ट लाइक हम लोग कहाँ से परचेस करते थे, चाइना से. क्यों, क्योंकि और चाइना से परचेस करने का मेन रीजन क्या था कि वहाँ पे जो बल्क क्वांटिटी का कोई भी प्रोडक्ट बनता है, देयरफॉर जो प्राइस जो है वो ऑलवेज क्या रहता है, वो लोअर ही रहता है राइट. तो यहाँ पे बोलता है कि कंपनीज जो है अभी वो क्या करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, कंपनीज जो क्या करता है अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड पे एज देयर मार्केट को देखता है, वो क्या एज देयर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, एंड ग्लोबल मार्केट जो है वो अभी पूरी तरीके से इमर्ज हो गया, मतलब आ चुका है इन द सिनेरियो. ओके, नंबर फोर्थ आई गेस इट्स द फिफ्थ वन राइट, या फिफ्थ वन इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट. नाउ तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना, अगर प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कॉस्ट कम होगा. कंपनीज जो है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को किस में, कॉस्ट एफिशिएंसी में. कॉस्ट एफिशिएंसी का ये मतलब नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी से वो लोग एकदम ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गाइस. क्वालिटी आपको सेम मिलता है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट्स है वो क्या मिलता है, बेटर प्रोडक्ट्स.
ओके ये बेटर प्रोडक्ट्स इसलिए मिलता है ना जस्ट बिकॉज कि उसको क्या करना है, उसको कम्पीट करना है। कम्पीट कहाँ करना है? ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो उसको अगर वर्ल्ड का अगर कॉम्पिटिशन है तो उसको उसी तरीके का प्रोडक्ट्स को बना करके देना पड़ता है, राइट। दैट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। द लास्ट वन इज द टेलीकम्युनिकेशन। आपको ये बात पहले से ही पता है कि अगर आप कोई भी पार्ट में बैठे हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, राइट, टेलीकम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईमेल। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या होता है ना कि एक जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी से कोऑर्डिनेट कर पाता है विद द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड गाइस। तो यहाँ पे यही बात बोला है, टेलीकम्युनिकेशन इज नीडेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द ग्लोबल बिजनेस। हो सके आपका जो एक जो बिजनेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कहीं पे यूएसए में है, दूसरा आपका कनाडा में है, राइट, और तीसरा आपका इंडिया में है, एंड द फोर्थ वन इज इन द सिंगापुर। दैट डजेंट मैटर। अगर आपके पास अगर टेलीकम्युनिकेशन अगर अच्छा है विद अ गुड आईटी कंपनीज, ओके, सो देयरफॉर वी विल बी एंड यू विल बी अर्निंग अ गुड अमाउंट, ओके, एंड देयरफॉर देयरफॉर व्हाट विल हैपन, यू विल बी gaining a good control all over the business. And guys यहाँ पे therefore the end of this chapter. So what we have studied in the globalization, the opportunities of globalization, the threats of the globalization, the transformation of the globalization, and one of the most important question that has been asked in the ISA in the last 10 years, that is the discuss any 4 ways in which the globalization has transformed the manners in which the business is conducted. I have given the answer over here, this one, so you can go through this, and 2 threats and the 2 opportunities of the globalization which has been mentioned in the previously, right. So that's end for this video and we will continue.